अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमने टॉपिक को डिस्कस करना है वो है रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। बेसिकली इट्स एन एक्रोनिम। एक्रोनिम मीन जिसको हम इंग्लिश में एब्रीवेशंस कहते हैं, मुखफ़फ़ कहते हैं जी। सो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। बट बिफोर डिस्कसिंग द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके स्केलेटन को जब हम डिस्कस करते हैं उससे पहले हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड, इसके पस मंज़र, प्रीवियस हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा जी। सबको पता है कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होती है 1914 से शुरू होती है और 1918 तक एंड होती है, जिसको हम नाम देते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब हम नाम देते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होती है 1914 से स्टार्ट होती है और 1918 तक एंड होती है जी। बट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, उनके जितने भी सरबराहान हैं, उनको एक ज़रूरत पेश आई क्यों ना एक ऐसा इदारा बनाया जाए, एक ऐसा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जिसमें ग्लोबल पीस को प्रमोट किया जाए, जिसमें ग्लोबल सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए, ताकि आने वाली जितने भी नस्लें हैं उनको नेक्स्ट किसी भी तरह के जंगी हालात से, चाहे वो ग्लोबल इश्यूज़ हों, उससे बचाया जा सके जी। तो उस मकसद के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, और याद रखिएगा दुनिया में सबसे पहली जो लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे बनाई गई थी वो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बनाई गई थी। अब जो ये दुनिया की पहली बाकायदा जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। याद रखिएगा जी, लीग ऑफ नेशन। अच्छा, लीग ऑफ नेशन ये इसीलिए बनाई गई ताकि दुनिया को आने वाले जंगी खतरात से बचाया जा सके जी। लीग ऑफ नेशंस। अब लीग ऑफ नेशंस के बनाने का मकसद क्या है? वंस अगेन हम रिपीटिंग कि क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जब इख्तिताम होता है 1918 में, तो उसके बाद दुनिया के जितने ममालिक हैं उन्होंने कहा क्यों ना कि दुनिया को जंगी हालात से, आने वाली नस्लों को जंग के ख़तरा से बचाने के लिए क्यों ना कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए ताकि पूरी दुनिया में ग्लोबल पीस को प्रमोट किया जा सके। फिर लीग ऑफ नेशन का क्या अमल में लाया जाता है, किस डेट को अमल में लाया जाता है? याद रखिएगा 10 जनवरी 1920। याद रखिएगा जी, ये मैं आपको आसान तरीन करके लिख रहा हूँ कि 10 जनवरी, आसान सी भाषा में ताकि आपको समझ आ जाए, 10 जनवरी 1920। ये मैं आपको उर्दू में आसान तरीन करके लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन का क़याम अमल में लाया जाता है। और फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कमीशन के इम्तिहान में कि आखिर लीग ऑफ नेशन कहाँ कायम की गई थी? तो याद रखिएगा उस कंट्री का नाम क्या है? वो कंट्री है, याद रखिएगा, द कंट्री इज स्विट्ज़रलैंड। उस कंट्री का नाम क्या है बेटा? वो कंट्री है स्विट्ज़रलैंड। और इसका सिटी कौन सा था? सिटी वाज द जनेवा। सो लीग ऑफ नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 10 ऑफ जनवरी 1920। और किस कंट्री में एस्टैब्लिश की गई थी बेटा? स्विट्ज़रलैंड में एस्टैब्लिश की गई थी। और स्विट्ज़रलैंड का कौन सा सिटी था? द सिटी वाज द जनेवा। ये ऑर्गेनाइजेशन जो कायम की गई, अब उम्मीद वासिक थी, उम्मीद लगाई बैठे थे तमाम जितने के ममालिक थे कि अब आइंदा उसके बाद कोई भी ग्लोबल वार नहीं होगी, लेकिन जिसका खदशा था वही हुआ जी। इसके फ़ौरन बाद वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट होती है जी। द सेकंड वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो जाती है। और वर्ल्ड वार सेकेंड आप सबको पता है कमीशन के इम्तिहान में अक्सर को आती है, बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 1939 से स्टार्ट होती है और 1945 पे एंड होती है जी। ये दुनिया में दूसरी जंग अजीम शुरू हो जाती है। जब दुनिया में दूसरी जंग अजीम शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि लीग ऑफ नेशन के जो बनाने का मकसद था, जो बेसिक पर्पस था, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स था, वो तो पूरा ना हुआ। इट मीन्स लीग ऑफ नेशन नाकामी की तरफ जा रही थी जी। तो जैसे ही लीग ऑफ नेशन की नाकामी के चर्चे होने लगे, उस वक्त पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाती है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पीस के लिए इकट्ठे होते हैं, एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए ताकि आने वाली नस्लों को तीसरी जंग अजीम से बचाया जा सके जी। तो जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, उस नई ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा जाता है, याद रखिएगा, वो नाम रखा जाता है UN, यूनाइटेड नेशन नाम रखा जाता है। बेसिकली यूनाइटेड नेशन नाम रखा जाता है। अब इसका चार्टर पेश किया जाता है यूनाइटेड नेशंस का जी, यूनाइटेड नेशन का। इसका चार्टर कब पेश किया जाता है? याद रखिएगा
सबसे पहले इसका चार्टर पेश किया जाता है। चार्टर मीन कि इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन, कोई मुसव्वदा डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाती है। वो डॉक्यूमेंटेशन कब तैयार की जाती है, वो याद रखिएगा 26 जून 1945 को इसका चार्टर पेश किया जाता है जी। 26 ऑफ जून 1945 को इसका चार्टर पेश किया जाता है। और बाकायदा तौर पर जो यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश की जाती है वो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को जी। एस्टैब्लिशमेंट जो उसकी की जाती है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, ये अक्सर वक्त कमीशन के इम्तिहान में सवाल आता है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, अब रेफरेंस भी आपको बताता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, वो कब है याद रखिएगा, वो है 24 अक्टूबर 1945। अब 24 अक्टूबर 1945 को इसका क़याम बाकायदा अमल में लाया जाता है। उसका चार्टर कब पेश किया जाता है, वो चार्टर पेश किया जाता है 26 जून 1945। अक्सर वक्त कमीशन के इम्तिहान में ये सवाल पूछा जाता है कि व्हेन वाज द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पास्ड, व्हेन वाज द फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज एस्टैब्लिश्ड। तो ये एस्टैब्लिश किया जाता है, याद रखिएगा चार्टर कब एस्टैब्लिश किया जाता है, 26 जून 1945। फिर बात आती है कि प्रॉपर या रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन कब होती है, वो 24 अक्टूबर 1945 में इसको एस्टैब्लिश किया जाता है जी। अच्छा, ये क्वेश्चन किया जाता है कि आखिर यूनाइटेड नेशन किस जगह पे एस्टैब्लिश की जाती है, तो याद रखिएगा इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया जाता है जी। किस जगह के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर जी, द न्यूयॉर्क सिटी, इसको न्यूयॉर्क के अंदर एस्टैब्लिश किया जाता है, याद रखिएगा जी। फिर ये सवाल उठता है कि आखिर ये यूनाइटेड नेशन का जो नाम है ये किसने तजवीज़ किया था जी। इसके नाम को तजवीज़ करने वाले, इसके नाम को रिकमेंड करने वाले, वो नाम, ये अक्सर वक्त कमीशन के इम्तिहान में बार बार पूछा गया है कि इसका नाम किसने तजवीज़ किया है यूनाइटेड नेशन। तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन का नाम रोज़वेल्ट साहब ने तजवीज़ किया था, रोज़वेल्ट साहब ने। और रोज़वेल्ट साहब बेसिकली कौन थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, द अमेरिकन प्रेसिडेंट। और इनका नंबर कौन सा है याद रखिएगा, 32 अमेरिकन प्रेसिडेंट, 32वें ये सदर हैं अमेरिका के जिन्होंने यूनाइटेड नेशन का नाम तजवीज़ किया था, याद रखिएगा। तो अक्सर औक़ात कमीशन के इम्तिहान में सवाल आता है कि यूनाइटेड नेशन नेम वाज बेसिकली गिवन बाय, द आइडिया ऑफ द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज बेसिकली गिवन बाय, सो इट वाज गिवन बाय रोज़वेल्ट, इन विच सो रोज़वेल्ट वाज, जिसका बेसिक कंट्री था वो कौन सा था, वो यूएसए था। और कहाँ से बिलोंग करता था ये रोज़वेल्ट, बेसिकली अमेरिकन प्रेसिडेंट था। और कौन से नंबर प्रेसिडेंट था, ये 32 प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा जी। अब हम ये देखते हैं कि टोटल कंट्रीज़ कितने हैं यूनाइटेड नेशन के हवाले से जी, राइट। उसके बाद बेटा मैं डिस्कस करने लगा हूँ, ये तो मैंने थोड़ा हिस्ट्री आपको बता के रख दी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं वो कितने कंट्रीज़ हैं जी। याद रखिएगा टोटल जो यूनाइटेड नेशन के कंट्रीज़ हैं, टोटल कंट्रीज़, अगर हम ओवरऑल एक दो ऐसे ममालिक भी हैं जिनको ऑब्जर्वर स्टेट्स का नाम देते हैं, वो भी आपको बताता हूं। तो याद रखिएगा टोटल कंट्रीज़ इसमें वो है 193 कंट्रीज़ हैं, याद रखिएगा जी। 193 इसमें ममालिक हैं जी। और इसमें जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, याद रखिएगा जी। ऑब्जर्वर स्टेट्स, अब ऑब्जर्वर स्टेट्स क्या हैं ये भी आपको बताता हूं। ऑब्जर्वर स्टेट्स या ऑब्जर्वर कंट्रीज, ऑब्जर्वर कंट्रीज कितनी हैं याद रखिएगा, वो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं बेटा 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं जी, याद रखिएगा जी। वो 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन कौन से हैं जी, उसके नाम फिर कमीशन के इम्तिहान में बार बार पूछे जाते हैं। एक ऑब्जर्वर कंट्री है होली सी, या इसका दूसरा नाम है हमारे पास वेटिकन सिटी। ये ऑप्शन आ जाए, ये भी ठीक है जी।
ये है वेटिकन सिटी। और दूसरा कौन सा है? नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 पैलेस्टीन, जिसको हम फ़लस्तीन नाम बोलते हैं जी, जिसको अंबिया की सरजमीन भी कहा जाता है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं और आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि अगर वेटिकन सिटी आ जाए तो इट्स नॉट अ सिटी बेसिकली, याद रखिएगा ये कंट्री है जी, और दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है। इसका एरिया की अगर बात की जाए तो आप हैरान रह जाओगे कि इसका एरिया इतना भी हो सकता है। इसका एरिया याद रखिएगा वो है लेस दैन 0.5 किलोमीटर, यानी आधे किलोमीटर से भी कम है। और ओवरऑल इसका एरिया है 0.44 किलोमीटर। तकरीबन इसमें आबादी 800 लोगों की आबादी है जी। ये भी ऑब्जर्वर स्टेट में है, फ़लस्तीन भी ऑब्जर्वर स्टेट में। ऑब्जर्वर स्टेट से क्या मुराद है कि अभी इनको कंट्री का दर्जा नहीं मिला ड्यू टू सम इश्यूज़, उस वजह से इनको अभी तक ऑब्जर्वर स्टेट्स ही कहा जाता है, बिकॉज यूएनओ इनको ऑब्जर्व कर रही है, उनके ऑब्जर्विंग एसओपीज़ हैं, ठीक है। अब उन एसओपीज़ के ऊपर अगर ये पूरा उतर जाता है तो यूएनओ इनको बाकायदा तौर पर रिकॉग्नाइज्ड कंट्री का रेफरेंस भी दे सकता है जी। अब एक सवाल आता है कि आखिरी कौन सा कंट्री था जिसने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था जी, याद रखिएगा जी। जो लास्ट कंट्री था जिसने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया है, लास्ट कंट्री टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन, वो लास्ट कंट्री कौन सा है याद रखिएगा। लास्ट कंट्री टू जॉइन हैंड्स विद द यूनाइटेड नेशन टू जॉइन यूएनओ, वो कौन सा था बेटा याद रखिएगा, वो साउथ सूडान था जी। वो है साउथ सूडान, याद रखिएगा जी। साउथ सूडान एक कंट्री है। और कब ये कमीशन के इम्तिहान में फिर ये सवाल पूछा गया है, 2011 में इसने ज्वाइन किया था जी। आखिरी मुल्क जिसने यूनाइटेड नेशन के साथ हाँ में हाँ मिलाई थी, यूनाइटेड नेशन को के साथ उसका पार्टनर बन गया था, उसका मेंबर बन गया था, तो वो कौन सा है हमारे पास, साउथ सूडान है। और 2011 में इसने इसको ज्वाइन किया था जी, राइट। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि यूनाइटेड नेशन का जो पस मंज़र था, जो बैकग्राउंड था, जो कंटेक्चुअल रेफरेंस था, वो लीग ऑफ नेशन था। सो लीग ऑफ नेशन इज़ द मदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। उसके बाद जब बात आती है वो आती है यूनाइटेड नेशन की बात आती है जी। दुनिया में सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बाकायदा तौर पर वो कौन सी थी, वो यूनाइटेड नेशन थी। ये कहाँ पे बनी थी, ये स्विट्ज़रलैंड जेनेवा के अंदर बनी थी। कब इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, 10 जनवरी 1920 को। मैंने इसको सिंपल अल्फाज में लिख दिया ताकि आप समझ सको इसको किस वजह से बनी थी जी। इसका प्रिकर्सर क्या था, इसका बेसिक रूट काज क्या था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार था 1914 से 1918 तक एंड हो रही है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद फिर भी सर मुड़ाते ही ओले पड़े जी। जैसे ही ये लीग ऑफ नेशन कैम हुई उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ जनाब जी, सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है, जिसका मतलब लीग ऑफ नेशन ने अपना काम पूरा ना किया। तो फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने कहा कि लीग ऑफ नेशन को गुड बाय कहना चाहिए। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट होती है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिशमेंट होती है जी। कब इसका चार्टर पहले पेश किया जाता है, 26 जून 1945 को। और फिर एस्टैब्लिशमेंट कब की जाती है, 24 अक्टूबर 1945 को ये एस्टैब्लिश की जाती है जी, याद रखिएगा जी, ठीक है। ये जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर पेश किया जाता है, ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है, अमन की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। फिर यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल में लाया जाता है। उसके बाद कितने ममालिक हैं, 193 कंट्रीज़ हैं। इसमें 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स के नाम भी बासकत पूछ सकता है। होली सी भी एक ही नाम है, वेटिकन सिटी भी एक ही नाम है। बासकत एक दो कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा गया था कि वेटिकन सिटी इज़ तो कंट्री है, कैपिटल है, करेंसी है, क्या चीज़ है, तो बेसिकली इट्स कंट्री। तो वेटिकन सिटी के इसमें नाम अगर आ रहा है सिटी, तो इस पर आपने भूलना नहीं है जी, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि इसका यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट जो जनरल सेक्रेटरी था वो कौन था, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी कि यूनाइटेड नेशन का पहला जनरल सेक्रेटरी कौन था, तो वो याद रखिएगा, पहला जनरल सेक्रेटरी उसका नाम है ट्रागिवलाइव। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ट्रागिवलाइव। और ये साहब कितने अरसे के लिए यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी के उहदे पर रहे थे, याद रखिएगा। ये भी कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा गया है। तो 7 साल के लिए, फॉर 7 ईयर्स। फॉर हाउ मैनी ईयर्स, ये 7 साल के लिए, याद रखिएगा जी, फॉर 7 ईयर्स, 7 साल के लिए इनको सेलेक्ट किया गया था।
और जब 7 साल का अरसा है तो फिर ड्यूरेशन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ड्यूरेशन क्या है, 1946 से 1953, 7 ईयर्स के लिए इनको सेलेक्ट किया गया था। उसके बाद बात आती है कि करंट जनरल सेक्रेटरी कौन है आखिर जी, यानी मौजूदा जो जनरल सेक्रेटरी हैं जी, ये अक्सर औक़ात कमीशन के इम्तिहान में सवाल आता है। द करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन के मौजूदा जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो कौन से हैं। और ये जो मौजूदा जो पाकिस्तान में अगस्त में सैलाब आया था, उस सैलाब के आफ्टर शॉक्स जितने भी थे और पाकिस्तान को फिनेंशियली तौर पर दुनिया से इमदाद लेने के हवाले से और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के हवाले से यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट भी किया था कि जितने भी आफ्टर शॉक्स हैं फ्लड के हवाले से, और फिर पाकिस्तान के जितने भी डिज़ास्टर, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, NDMA में, तो उन्होंने उसको ब्रीफ किया था, पाकिस्तान में भी आए थे। उस सेक्रेटरी का नाम क्या है याद रखिएगा, वो है एंटोनियो, करंट सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस। एंटोनियो, याद रखिएगा कि एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान का भी विजिट कर चुके हैं, एंटोनियो गुतेरेस। अच्छा, फिर ये सवाल पूछा जाता है कि एंटोनियो गुतेरेस 9th ये ओवरऑल जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके बाद ये अपनी सेकंड टर्म में है, यानी 5 साल के लिए इसको सिलेक्ट किया जाता है, फिर 5 साल के बाद भी सिलेक्ट हो सकते हैं। ये अपनी दूसरी टर्म इंजॉय कर रहे हैं जी यूनाइटेड नेशन के अंदर ये। सो सेकंड टर्म है इनकी ये, जैसे कोई वज़ीर-ए-आज़म बनता है तीसरी चौथी मरतबा, तो ये सेकंड टर्म है, याद रखिएगा जी। तो ये सेकंड टर्म है। फिर ये एक दफ़ा कमीशन के इम्तिहान में सवाल आया था, आखिर एंटोनियो गुतेरेस का ताल्लुक किस कंट्री से है जी, तो याद रखिएगा इसका ताल्लुक पुर्तगाल से है जी। इसका ताल्लुक किससे है, पुर्तगाल से है। और एक दफ़ा तो कमीशन वालों ने एक और सवाल भी कर दिया था जी, सवाल दर सवाल, कि एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल से हैं, पुर्तगाल में इनका ओहदा क्या रहा था, तो याद रखिएगा पुर्तगाल के ये एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जी। ये क्या हैं, एक्स या फार्मर प्राइम मिनिस्टर, एक्स आर फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल है जी। पुर्तगाल के ये फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हैं जी। तो ये फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ट्राइगिव लाइव है, 7 ईयर्स इनका ड्यूरेशन है। जो इनका अहद है वो 7 साल का है, 1940 से स्टार्ट होता है, 1953 से 1953 तक एंड होता है। करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन से हैं, वो एंटोनियो गुतेरेस हैं, अपनी सेकंड टर्म में ज्वाइन कर रहे हैं। और ये 9th जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन के, इनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। पुर्तगाल के अंदर कमीशन के इम्तिहान में एक सवाल पूछा गया था कि आखिर पुर्तगाल में इनका ओहदा क्या था। ये एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं किसके, पुर्तगाल, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं किसके, पुर्तगाल के। अब एक और सवाल आता है कि ऐसे उस यानी कि बदकिस्मत जो है वो जनरल सेक्रेटरी का नाम बताइएगा कि जो एयरप्लेन क्रैश के अंदर इंतकाल उनका हो गया था जी। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ बेटा जी कि एयरप्लेन क्रैश जब हुआ था उसमें एक जो वो कंट्री अपना जनरल सेक्रेटरी थे उनका इंतकाल हुआ था जी। और उनका इंतकाल 1961 में हुआ था। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। कमीशन के इम्तिहान में ये सवाल पूछा गया था कि एयरप्लेन क्रैश जब हुआ था तो उसमें यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी, उसका नाम क्या था, उस बंदे का नाम क्या था वो याद रखिएगा, वो है डग हैजमेल। डग हैजमेल एग्नी। और कब ये इनका इंतकाल हुआ था, 1961 में इनका इंतकाल हुआ था। तो ये मैंने कहा इन्फॉर्मेशन भी आपको बता दूं क्योंकि एक दफ़ा कमीशन के इम्तिहान में ये भी सवाल पूछा हुआ था जी। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से यूनाइटेड नेशन के ऐसे जनरल सेक्रेटरी हैं कि जो एयरप्लेन क्रैश में इंतकाल फरमा गए थे, वो कौन से हैं। डग हैजमेल एग्नी, और 1961 में एयरप्लेन क्रैश के अंदर ये इंतकाल फरमा गए थे जी। ठीक है, ये तो हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया कि यूनाइटेड नेशन का उसका बेसिक जो पस मंज़र है, उसका
बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। 1914 को वर्ल्ड वार हो रही है, फिर लीग ऑफ नेशन का क्या अमल में लाया जाता है। 10 जनवरी 1920 को स्विट्ज़रलैंड जिनेवा के अंदर इसका क्या अमल में लाया जाता है। लेकिन वर्ल्ड वार सेकंड जब होती है 1935 से 1945 तक, तो फिर सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है जी। क्यों? इसका काम क्या था, तो अमन को कायम करना। तो काम क्या ना हुआ, फिर दुनिया के ममालिक जो है वो एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। फिर यूनाइटेड नेशन का चार्टर पेश किया जाता है 26 जून 1945 को। ये अक्सर का ट्रिकी क्वेश्चन है कि कमीशन के इम्तिहान में जो पेपर सेटर है वो पेपर सवाल पूछता है कि व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन चार्टर प्रेजेंटेड, तो प्रेजेंट किया गया 26 जून 1945 को। एंड व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, वो 24 अक्टूबर 1945 है जी, राइट। और इसका नेम किसने तजवीज़ किया था, सजेस्ट किया था? वो नेम रोजवेल्ट सर ने सजेस्ट किया था। अमेरिका के 32वें प्रेसिडेंट हैं। टोटल कंट्रीज़ की बात की जाए 193 कंट्रीज़ हैं, 2 ऑब्जर्वर्स कंट्रीज़ हैं, जिसमें एक होली सी या वेटिकन सिटी भी है, दूसरा फ़लस्तीन है जी, ठीक है। और फिर बात आती है कि वेटिकन सिटी इट्स नॉट अ सिटी, इट्स बेसिकली कंट्री। इसका एरिया लेस दैन 1 किलोमीटर है, या यूँ कह लो लेस दैन हाफ किलोमीटर भी है जी। तो इसका एरिया बहुत तकरीबन 0.44 किलोमीटर है, 800 लोगों की आबादी इसमें है। और फिर ये एक सवाल अक्सर का कमीशन के इम्तिहान में पूछा जाता है कि वो कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने सबसे आखिर में रिसेंटली मीन 2011 में यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था। इट्स सूडान, बेसिकली साउथ सूडान जी। इसके बाद हम बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेजेस कितनी हैं। फिर हम ये भी डिस्कस करते हैं कि आखिर पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन का किस तरह से बंधन है, इनका रिश्ता किस तरह से है जी, उसको भी देख लेते हैं जी। अब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो लैंग्वेजेस हैं उस हवाले से बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी हैं, जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एक होते हैं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, वो तो लैंग्वेजेस यानी कि बहुत सारी होती हैं जी। अक्सर का सवाल पूछा जाता है कि लैंग्वेजेस और ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो ये अपने डिफ्रेंशिएट लाजमी अपने जहन में रखना है जी। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, वो 6 हैं, याद रखिएगा जी। यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, तो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो याद रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो कितनी हैं, वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन वो कितनी हैं, वो 6 हैं, याद रखिएगा जी। और उस 6 को याद करने के लिए कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक, एक जुगाड़ आपको बता रहा हूं ताकि कम खर्च बाला नशी, यानी आपको टाइम थोड़ा लग जाए और चीज़ें मैक्सिमम आप उससे गेन कर सको जी। तो वो कौन सा है वो याद रखिएगा, वो है फार्मूला आपको बता रहा हूँ, वो है फेसर्स का फार्मूला जी। FACERS। अब ये फेसर्स है क्या आखिर जी? टोटल तो 6 लैंग्वेजेस है ना, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड हो ना, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस में फ़र्क है। जैसा अभी रिसेंटली सराकी को मतलब कि इंटरनेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया था फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म, लेकिन जब ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात आती है वो कितनी है, वो 6 हैं, याद रखिएगा। और वो कौन कौन सी हैं, एफ से याद रखिएगा फ्रेंच, और ए से याद रखिएगा अरेबिक। अच्छा, यहाँ अक्सर का स्टूडेंट बोलते हैं जी कि वो तो कहते हैं कि अरबी ये तो हो ही नहीं सकता कि मतलब यूनाइटेड नेशन इतना बड़ा वर्ल्ड लेवल पे प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी, तो उसमें अरबी कहाँ से लैंग्वेज आ गई? यूनाइटेड नेशन के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें अरेबिक शामिल है। तो जब नन ऑफ दीज का ऑप्शन आ जाता है विच ऑफ नॉट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो उसमें अरेबिक का भी ऑप्शन आता है, फिर नन ऑफ दीज का ऑप्शन आता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं कि ओवर थिंकिंग या ओवर जिसे कहते हैं कि कॉन्शियसनेस की वजह से कुछ कर देते हैं, तो याद रखिएगा अरेबिक भी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन है। तो सी चाइनीज नेक्स्ट, एंड देन इंग्लिश, और रशियन, और नेक्स्ट इज द स्पेनिश। तो ये 6 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये लैंग्वेजेस ऑफिशियली यानी सरकारी तौर पर यूनाइटेड नेशन की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन का बंधन क्या है जी। पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन के किस तरह से रिलेशनशिप है, कमीशन के इम्तिहान में कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान एंड
कि पाकिस्तान एंड यूएनओ, यूनाइटेड नेशन। अच्छा, पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना, याद रखिएगा जी। पाकिस्तान जॉइंट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखिएगा वो है 30 सितंबर 1947। एक और बात यहां से आपको यह बताता चलूं कि पाकिस्तान ने तो यूनाइटेड नेशन के साथ इल्हाक किया था, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के साथ जॉइन हैंड्स किए थे, वो 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। लेकिन अब सवाल यह आता है कि पाकिस्तान के साथ एक ही दिन में, एट द सेम टाइम, एट द सेम डेट, सेम ईयर, सेम मंथ, वो कौन सा ऐसा कंट्री था जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था, पाकिस्तान के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन के साथ इल्हाक किया था, सेम डेट, सेम ईयर, सेम मंथ, वो कौन सा था? ये कमीशन के इम्तिहान में बार बार सवाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये यमन है, कि यमन ने भी यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था ऑन सेम डेट, सेम मंथ एंड सेम ईयर एज वेल। फिर बात आती है, एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि पाकिस्तान को तो यानी कि तस्लीम कर लिया था, जैसा पाकिस्तान आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं करता आ रहा है ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। फिर जो कुछ लोग ये कहते हैं कि तस्लीम कर लिया जाएगा, खैर इट्स अ पॉलिटिकल डिस्कशन, सो इट विल बी डिस्कस लेटर ऑन, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, विच कंट्री रिजेक्टेड, विच कंट्री रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने से, पाकिस्तान को मानने से, एज ए कंट्री मानने से किस मुल्क ने इनकार किया था, किस मुल्क ने नफ़ी की थी? तो वो याद रखिएगा अफ़गानिस्तान है जी, हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने कहा जी हम पाकिस्तान को नहीं मानते। पाकिस्तान को क्यों नहीं मानते, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उस वक्त मतलब जो ताज़ा इश्यू चला था वो था डेवरेंट लाइन का इश्यू चला था जी। डेवरेंट बेसिकली अंग्रेज़ का नाम है जिसने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो हदबंदी थी, जो हदूद थी, मतलब है कि बाउंड्रीज़ को मतलब है कि स्पेसिफाई करने का जो मामला था, डेवरेंट लाइन कहा जाता है। तो डेवरेंट लाइन की वजह से अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को मानने से इनकार कर दिया जी। और अब भी आप देखते होंगे कि अक्सर औक़ात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मैच हुआ करते हैं, क्रिकेट के मैच हुआ करते हैं, तो उसमें भी वही जो एक तरह का पॉलिटिकल, एक तरह का ज्योग्राफिकल, एक तरह का हिस्टोरिकल जो पस मंज़र है वो बीच में आ जाता है जी, राइट। तो कौन सा ऐसा कंट्री था? वो अफ़गानिस्तान कंट्री था जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन करने से इनकार किया था। क्यों इनकार किया था? क्योंकि डेमरेट लैंड की वजह से उसने कहा कि इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। तो यहाँ तक था कि हमारे पास पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, पाकिस्तान के साथ किस कंट्री ने मिलकर यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया, वो है यमन है। किस कंट्री ने पाकिस्तान को मानने से इनकार किया, अफगानिस्तान है। और किस वजह से इनकार किया है, वो डेवरेंट लाइन की वजह से इनकार किया था। उसके बाद इसके बेसिक स्केलेटन को देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जो स्केलेटन है, यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है, उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस 6 ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कितनी ऑर्गेनाइजेशन है? 6 ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा जी। जैसे 6 लैंग्वेजेस हैं, इसी तरह से 6 ऑर्गेनाइजेशन है जी। नंबर 1 फर्स्ट इज द जनरल असेंबली। नंबर फर्स्ट इज द जनरल असेंबली। फर्स्ट वन इज जनरल असेंबली। नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल। सेकंड नंबर पे कौन सा है बेटा? सिक्योरिटी काउंसिल है। सबसे मेन जो इसका पिलर है ना, वो जनरल असेंबली है। इसको भी हम टू द पॉइंट ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि कमीशन के इम्तिहान में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बाद ट्रस्टशिप काउंसिल,
कि ट्रस्टशिप काउंसिल है, और उनका ब्रीफली आपको इंट्रोडक्शन भी देता हूँ कि ट्रस्टशिप काउंसिल, और फिफ्थ पे है सेक्रेटरीट, इसका सेक्रेटरीट भी है, एंड द लास्ट वन इज ICJ, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। राइट, ये हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट देयर आर 6 मेन पिलर्स, देयर आर 6 मेन bodies of United Nations organization. These main organization or these main bodies include in the form of, number first one is the General Assembly, number second is Security Council, at third one is its Economic and Social Council, at fourth is Trustship Council, fifth Secretariat, and the last one is ICJ. It means it's an acronym of International Court of Justice. एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये कमीशन के इम्तिहान में अक्सर का सवाल आता है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तकरीबन नॉन फंक्शनल है, तो याद रखिएगा वो है ट्रस्टशिप काउंसिल है। ये बेसिकली नॉन फंक्शनल आज हो चुकी है। कब इसको नॉन फंक्शनल किया गया था? 1944 में इसको नॉन फंक्शनल कर दिया गया था। मतलब इसका वजूद है, लेकिन जो कैसे ना कि लुक बिजी डू नथिंग, कि लुक बिजी डू नथिंग, इसका वजूद तो है लेकिन इसका कोई ख़ास मतलब मेन पर्पस नहीं है, ये पर्पसलेस है जी। तो 6 मेन ऑर्गन है, उसमें सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द जनरल असेंबली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 1 बाय 1 इसके मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं, और जो सबसे अहम जो इसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हैं वो कौन से हैं, और फिर उनका कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी सवाल अक्सर का पूछा जाता है जी। तो 6 मेन लैंग्वेजेस एंड 6 मेन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। द फार्मूला फॉर रिमेंबरिंग फॉर द फार्मूला फॉर रिकॉग्नाइजिंग द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, एज आई हैव कन्वेड टू यू, मैंने आपको बताया बेटा, वो है फेसर से याद रखिएगा जी। द फ्रेंच, इट्स अरेबिक, इट्स चाइनीज़, इट्स इंग्लिश, रशियन एंड स्पेनिश एज वेल जी। अब मैं नेक्स्ट करने लगा हूँ। अब सबसे पहले देखते हैं कि जनरल असेंबली के बारे में, और जनरल असेंबली के बारे में कमीशन में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं वो भी बेटा आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ जी। राइट, अब सबसे पहले देखते हैं कि जनरल असेंबली के बारे में जी। अच्छा, जनरल असेंबली में हर जो मुल्क है उसका मेंबर होता है, जनरल असेंबली का भी मेंबर होता है। द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूट, द मोस्ट पावरफुल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो है जनरल असेंबली, याद रखिएगा जी। नंबर जो सबसे अहम बात है वो किसकी है, वो है जनरल असेंबली की, याद रखिएगा जी। द जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली में से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कमीशन के इम्तिहान में, वो याद रखिएगा कि जनरल असेंबली जो इसका मतलब है कि वो सवाल पूछे जाते हैं कमीशन के इम्तिहान से, वो याद रखिएगा कि हर कंट्री जो है वो जनरल असेंबली का भी मेंबर होता है। और जनरल असेंबली के जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है जी? करंट प्रेसिडेंट कौन से हैं? द करंट प्रेसिडेंट, जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो कौन से हैं? वो डेनिस फ्रांसिस साहब हैं, याद रखिएगा जी। मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं वो डेनिस फ्रांसिस साहब हैं जी, याद रखिएगा जी। ये फ्रांसिस बैकन अगर किसी को याद हो, फ्रांसिस के डेनिस फ्रांसिस साहब करंट प्रेसिडेंट हैं, और इसका जो प्रेसिडेंट का जो ड्यूरेशन होता है वो याद रखिएगा 1 साल के लिए होता है जी। सो इसका अर्सा क्या होता है, इसका ड्यूरेशन बेटा याद रखिएगा, ड्यूरेशन इट्स फॉर 1 मंथ। इसका ड्यूरेशन 1 ईयर के लिए होता है बेटा, ड्यूरेशन इज़ फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए ड्यूरेशन होता है। और इसका जो प्रेसिडेंट बनाया जाता है वो अल्फ़ाबेटिकली बनाया जाता है, यानी कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन है, अल्फ़ाबेटिकली हर एक कंट्री की बारी आएगी, राइट, बट इट विल बी रिलेटेड टू द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अब ये सवाल आता है कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है इसका इजलास हर साल होता है, और हर साल किस महीने में होता है, तो याद रखिएगा सितंबर के महीने में होता है जी। चलो मैं आपको आसान से लिख के दे रहा हूँ कि इजलास प्रोसेशन इनका सालाना होता है, एनुअल बेस पे होता है, और किस महीने में होता है, सितंबर के महीने में होता है जी, सितंबर के महीने में जी।
और अब ये जो प्रेसिडेंट साहब सेलेक्ट हुए हैं, करंट प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस साहब, यूनाइटेड नेशन का 78वां सेशन हुआ है, याद रखिएगा जी। 78वां सेशन हुआ था, याद रखिएगा जी। 78 उसमें सेशन हुआ था जिसमें डेनिस फ्रांसिस साहब को एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था जी। ठीक है, और कितने साल के लिए होता है? 1 साल के लिए होता है जी। इसका इजलास कब सेलेक्ट किया, जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो सितंबर के महीने में हर साल मुनक़िद किया जाता है। एक और सवाल आता है कि आपने अक्सर का देखा होगा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं जनरल असम्बली में खिताब करने के लिए जी। अब हर मुल्क में से कौन सा जाएगा जनरल असम्बली में एड्रेस करने के लिए, जनरल असम्बली में खिताब करने के लिए? तो वो याद रखिएगा, वो हेड ऑफ स्टेट ही होता है जी। अब हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान में कौन सा है? वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट हैं, और पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। एक और सवाल अक्सर औक़ात पूछा जाता है कि कितने मेंबर जा सकते हैं जनरल असम्बली में हेड ऑफ स्टेट के साथ? तो 5 मेंबर का दस्ता जा सकता है, याद रखिएगा जी। लाओ लश्कर के साथ नहीं जा सकते, फैमिली मेंबर के साथ नहीं जा सकते जी। वो 5 मेंबर इंक्लूडिंग द हेड ऑफ स्टेट एज वेल, हेड ऑफ स्टेट पर मुश्तमिल 5 बंदे जा सकते हैं। हो सकता है वो फॉरेन मिनिस्टर भी चला जाए, हो सकता है वो इंटीरियर मिनिस्टर चला जाए, लेकिन 5 मेंबर होते हैं जी। रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है? वो हेड ऑफ स्टेट की होती है। इन केस ऑफ पाकिस्तान द हेड ऑफ स्टेट इज़ प्राइम मिनिस्टर, और 5 मेंबर उसमें जाते हैं। एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला खिताब किसका होता है जी? किस कंट्री का होता है ये? कि सबसे पहले, चलो यूँ लिख के दे रहा हूँ, सबसे पहले खिताब जनरल असम्बली में कौन सा मुल्क करता है? तो याद रखिएगा ब्राज़ील। क्या ब्राज़ील को शौक़ है खिताब करने का? मसला ये है कि जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जनरल असम्बली में सबसे पहली जो स्पीच थी वो ब्राज़ील की तरफ से की गई, और अब से मतलब एक ट्रेडिशन बन चुका है, मतलब एक ओवरऑल SOPs बन चुकी है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की, कि सबसे पहले जो एड्रेस किया जाएगा वो कौन सा हेड ऑफ स्टेट एड्रेस करेगा? वो ब्राज़ील कंट्री में से होगा जी। उसके बाद देखते हैं द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है जनरल असम्बली के बाद, वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जी, सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर पीस और सिक्योरिटी को फ़रोग़ करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल इसकी ज़िम्मेदार है। और याद रखिएगा, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान में 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और 5 इसमें क्या हैं? वो परमानेंट मेंबर हैं जी। अब 5 परमानेंट मेंबर को वीटो पावर है जी, इनको वीटो पावर होती है जी। वीटो पावर मीन अगर इन्होंने किसी इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर नेगेटिव वोट कर दिया भी, वी आर नॉट एग्री, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो वो वीटो हो जाएगा जी। यानी जो भी उसमें करारदाद, जो कुछ भी इसमें रिकमेंडेशन पेश की जाएगी, वो 5 कंट्रीज़ हैं। वो 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं उसका भी फार्मूला आपको बता देता हूँ। वो 5 कंट्रीज हैं FRCUU, ये भी याद रखिएगा जी। ये परमानेंट जो 5 कंट्रीज़ हैं उसका फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि FRCUU। F से मुराद याद रखिएगा फ्रांस है, और R से मुराद क्या है बेटा? रशिया। C से मुराद चाइना, और U से मुराद UK, और U से मुराद USA एज वेल। ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनको वीटो पावर का इख्तियार भी हासिल है। ये परमानेंट कंट्रीज़ हैं जी। और जो नॉन परमानेंट कंट्रीज़ हैं ये कितने साल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं? फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। अच्छा, पाकिस्तान कितनी दफ़ा यूएनओ का नॉन परमानेंट मेंबर बना? तो ये याद रखिएगा, एक सवाल या मैं दोबारा रिपीट करके देता हूँ कि पाकिस्तान कितनी मरतबा, पाकिस्तान याद रखिएगा 7 दफ़ा, कितनी दफ़ा? 7 मरतबा नॉन परमानेंट मेंबर बना जी। 7 दफ़ा यूनाइटेड नेशन का नॉन परमानेंट मेंबर बना, नॉन परमानेंट मेंबर बना। और नॉन परमानेंट मेंबर अक्सर वक्त कमीशन के इम्तिहान में सवाल आता है कि भाई कितने साल के लिए इलेक्ट होता है? वो 2 साल के लिए इलेक्ट होता है जी। अच्छा, इनिशियल पाकिस्तान ने सबसे पहले नॉन परमानेंट मेंबर कब बना? तो वो याद रखिएगा
कि पाकिस्तान सबसे पहले जो नॉन परमानेंट मेंबर बना था वो 1952-53 में, और लास्ट टाइम कब बना था 2012-2013 में लास्ट टाइम वो नॉन परमानेंट मेंबर बना था। तो टोटल कितनी दफ़ा बना है? 7 दफ़ा बना है पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर कौन से हैं? 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? फ्रांस, रशिया, चाइना, यूके एंड यूएसए। तो ये बात है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो आती है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा, एक और सवाल आता है कि जनरल असेंबली का जो हेड क्वार्टर है HQ, वो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। सिक्योरिटी काउंसिल का हेड क्वार्टर वो भी न्यूयॉर्क में है, इसीलिए मैंने इसको सेंटर में लिख दिया है। इन दोनों का हेड क्वार्टर किस में है बेटा? वो न्यूयॉर्क के अंदर है जी। और यूनाइटेड नेशन का अपना हेड क्वार्टर वो भी न्यूयॉर्क के अंदर है जी। राइट। सिक्योरिटी काउंसिल का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क, जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अब देखते हैं कि ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें टोटल, अच्छा इसका बेसिक थीम क्या होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का? इसका बेसिक थीम होता है कि जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं मीन टू से इन बिटवीन नेशनल्स, इन बिटवीन कंट्रीज, जैसे कुलभूषण का केस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। एक और मतलब फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन कि इंडिया ने एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के एक थे, उनका बयान अपने हक में इस्तेमाल किया है। देखो भी आपका प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है जी कि हाउ द बम्बई अटैक्स वर बीइंग एग्जीक्यूटेड। खैर, इट्स लॉन्ग डिस्कशन। सो ओवरऑल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर प्रॉब्लम है, जैसे कुलभूषण का मसला था जी, तो कुलभूषण के मसले के ऊपर भी इसको ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया था इंडिया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ICJ के अंदर टोटल कितने जजेस हैं, वो याद रखिएगा 15 जजेस हैं जी। 15 जजेस होते हैं जी। 15 जजेस होते हैं जी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस होते हैं, या जजेस की तादाद कितनी होती है? कमीशन के इम्तिहान में ये सवाल पूछा जाता है। तो 15 जजेस होते हैं। और फिर ये सवाल किया जाता है कि हर एक जज जो है वो कितने साल के लिए मुंतखब किया जाता है? तो ये याद रखिएगा बेटा, फॉर 9 ईयर्स, 9 सालों के लिए ईच जो मुंसिफ है, जो जज है, उसको सिलेक्ट किया जाता है। फिर बात आती है कि इसके हेडक्वार्टर के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर औक़ात कमीशन के इम्तिहान में। तो याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो HAJU हैगू के अंदर है। और वो कौन सा कंट्री है? तो वो याद रखिएगा जो कंट्री है बेसिकली वो नीदरलैंड है। वो कंट्री कौन सा है बेटा? वो नीदरलैंड है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन के हवाले से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस हवाले से आपको डिटेल से यहाँ पे बताया गया है कि उसका पस मंज़र क्या है, उसकी लैंग्वेजेस क्या क्या हैं, परमानेंट कंट्रीज़ क्या हैं, नॉन परमानेंट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द UNO। फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन, ये जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है बेटा कमीशन के इम्तिहान में, चाहे वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे NTS हो, या GK 1 पेपर कोई भी हो, उसमें यूनाइटेड नेशन के हवाले से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सो वो ये डिस्कस इन डिटेल। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल यू मे कॉन्टैक्ट सार्थक। थैंक यू सो मच।